Hello बच्चों, so this is Prashant and today we are going to start with the series and parallel combination of the capacitors. बच्चों आज हम लोगों को क्या चीज़ सीखनी है। देखिए छोटी क्लास के अंदर हमने रजिस्टर्स को कई बार सीरीज और कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करा था और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट की थी। उसी तरह आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करेंगे और पैरेलल में कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। जब हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन सीख लेंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम सीखेंगे द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, कि कैसे दो कैपेसिटर के बीच में चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ करते हैं। तो आज के दिन के हमारे 3 टॉपिक मिल गए हमें। पहला है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन और लास्ट टॉपिक होगा हमारा द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। इसके बीच में हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, आराम से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आसान है, समझना आसान है, कैलकुलेशन करनी मुश्किल है इसकी, ठीक है। चलो बच्चों शुरू करें, सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ शुरू करते हैं। बच्चों हम लोगों ने कुछ चीज़ें पहले पढ़ रखी है क्लास 10th के अंदर, पहले वो चीज़ दिखा देता हूँ। ये देखो, ये एक सर्किट बना रखा है मैंने। सर्किट के अंदर 3 कैपेसिटर लगे हैं, 1 2 3, और तीनों के तीनों सीरीज में लगे हैं। सीरीज और पैरेलल आई होप आप लोगों को पता हो। जब एक ही लाइन में लगे हों तो वो सीरीज है, और जब इस तरीके से लगे हों तो वो पैरेलल में आता है। ओके, तो ये है अभी हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। चलो जरा कुछ चीज़ें जानते हैं। पहले मैं आप लोगों को एक बार बेसिक दिखा देता हूँ, ठीक है। ये अगर मेरा सर्किट है, यहाँ से मेरा क्यू चार्ज अगर होके गया है तो इस वाले कैपेसिटर से भी कितना चार्ज गुजरेगा, क्यू चार्ज ही जाएगा। सेकेंड कैपेसिटर से भी क्यू चार्ज ही जाएगा, ठीक है, और तीसरे कैपेसिटर से भी क्यू चार्ज ही जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, देख लो, क्यू इक्वल्स टू सी वी ना। तो हम एक एक करके तीनों टर्म्स जानते हैं, तो तीनों टर्म्स के लिए चार्ज तो इक्वल ही रहेगा, क्यू। कैपेसिटेंस तीनों की अलग अलग है, C1 C2 एंड C3, 2 टर्म हो गए। तीसरे टर्म को भी जान लो। जब भी सीरीज में कनेक्ट हो कोई भी डिवाइस, चाहे वो रजिस्टर हो या फिर आपके कैपेसिटेंस, ठीक है, तो हमेशा उनकी पोटेंशियल डिफरेंस होती है। एट डिफरेंट पॉइंट द पोटेंशियल विल बी डिफरेंट। यही चीज याद रखनी है कि कभी भी अगर सीरीज कॉम्बिनेशन हो तो हमेशा पोटेंशियल आपकी डिफरेंट होगी। जब हम रजिस्टर पढ़ रहे होंगे तभी भी यही प्रॉपर्टी आपकी लगेगी, ठीक है। तो तीनों पॉइंट पे टोटल जो पोटेंशियल होगा वो अलग अलग होगा, हाँ, बट इनका सेम किसके बराबर होगा, ओवरऑल पोटेंशियल V होगा, जो कि इस बैटरी का पोटेंशियल होगा। क्लियर हुई इतनी बात। बस अगर ये स्टेटमेंट समझ आ गई तो आप इसके कॉम्बिनेशन को इजीली समझ सकते हैं। देखिए मैंने लिख भी दिया है, द पोटेंशियल इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कैपेसिटर्स बिकॉज दे आर लोकेटेड एट द डिफरेंट पॉइंट, बट द चार्ज विल बी सेम, क्योंकि चार्ज कहीं भी डिवाइड नहीं हुआ, वो वैसे का वैसे ही जा रहा है। लीजिए अब मैं करना शुरू करता हूँ। देखिए V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 तीनों का, ठीक है। V1 को लिख सकता हूँ Q अपॉन में C1, फॉर्मूला देख लो यहाँ से। अगर मैं V के फॉर्मूले में डिराइव करता इसे तो क्या हो जाता, Q अपॉन C हो जाता ना। तो पहले वाले के लिए क्या हो गया, Q अपॉन C1, ओके करेक्ट है, Q अपॉन C2 एंड देन Q अपॉन C3। इसी तरह ये जो टोटल पोटेंशियल है इसका फॉर्मूला क्या है, Q अपॉन C, अभी अभी मैंने लिखा है ऊपर, बिल्कुल मैंने उसके बराबर रख दिया फिर। और ये जो नीचे C है, ये कौन सा C है, ये जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है ये है इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस, मतलब ओवरऑल कैपेसिटेंस कितनी है आपकी, ठीक है। एंड बिकॉज इस समय ये सीरीज के लिए कर रहे हैं इसलिए मैंने इसको S से रिप्रेजेंट कर रखा है, CS, ठीक है। अब देखो Q हर जगह से कट गया एंड जैसे ही Q कैंसिल आउट हुआ मुझे क्या मिला फॉर्मूला सीरीज के लिए, 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। कुछ अजीब दिखा। जब हम रेजिस्टेंस के लिए करते थे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीरीज के लिए ऐसा होता था, R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, ये तो रजिस्टर के पैरेलल की तरह लग रहा है। तो ये बात याद रखना, जो हम रेजिस्टेंस के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में करते थे वो कैपेसिटेंस के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा। याद रहेगी ये बात, ठीक है। अच्छा कोई पूछे कि ऐसा होता क्यों है, भैया रिलेशन भी बड़ा सिंपल है। वहाँ पे V इक्वल्स टू IR होता था तो V और R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आते थे, जबकि यहाँ पे V इक्वल्स टू Q अपॉन C होता है इनवर्सली, इसलिए फॉर्मूला उल्टा हो चुका है, ठीक है बच्चों। ये फॉर्मूला समझ आया।
याद रखने के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है, डेरिवेशन के लिए आपको पोटेंशियल याद रखनी है और फॉर्मूले के लिए याद रखना है रजिस्टर का उल्टा। अभी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और देखेंगे इसको, ठीक है। चलो ये तो समझ लिया हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल के लिए भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल ऑफ द रजिस्टर हो गया है तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा कैपेसिटर का वो किसकी तरह होगा, रजिस्टर के सीरीज कॉम्बिनेशन की तरह, ठीक है। चलो जल्दी से उसको भी देखते हैं, फिर इनके न्यूमेरिकल्स बनाना शुरू करते हैं। ओके बच्चों, अब ये देखो यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसे मैंने बताया था। अब बेटा इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ समझने वाली है कि यहाँ से जो मेरा ये क्यू चार्ज ट्रैवल करके जा रहा है वो यहाँ तक भी क्यू ही रहेगा, यहाँ तक भी क्यू ही रहेगा, लेकिन इस पॉइंट के बाद चार्ज क्या होगा, तीन अलग अलग वायर्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। चार्ज डिवाइड हो गया तीनों वायर्स के अंदर, ठीक है, बट टोटल चार्ज तो क्यू ही रहेगा ना। तो पहला स्टेटमेंट यही था कि जब भी कोई भी डिवाइस, चाहे वो आपका कैपेसिटर हो, चाहे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर रजिस्टर आएगा, कोई भी डिवाइस अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो उसके अंदर टोटल चार्ज जो होता है वो डिवाइड हो जाता है। बट जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो पोटेंशियल जो होता है वो सेम रहता है, तीनों डिवाइस के ऊपर पोटेंशियल आपका सेम होगा, ठीक है। एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दिस पोटेंशियल आपका ये चार्ज डिवाइड होता है। अभी जो मैंने अभी स्टेटमेंट बोली, ये स्टेटमेंट आपको न्यूमेरिकल्स में काम आती है कि हाउ ऑन द बेसिस ऑफ द पोटेंशियल द चार्ज डिवाइड्स। ओके, चलिए अभी के लिए पहले फॉर्मूला निकालते हैं। फॉर्मूला बिल्कुल उसी की तरह होगा। अगर टोटल चार्ज जो है वो सम ऑफ क्यू है तो क्यू इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 लिख सकता हूँ। ओके, टोटल चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल्स टू CV, जहाँ C क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, एंड बिकॉज मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए कर रहा हूँ इसलिए मैं इसे P से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो CP इंटू V। टोटल चार्ज की जगह CP इंटू V लिख दिया। पहली वायर के लिए क्या होगा, Q1 इक्वल्स टू C1 V1, सेकेंड के लिए C2 V2 और Q3 के लिए C3 V3। लेकिन भैया V1 V2 और V3 तो सेम ही है ना, तीनों पे सेम ही पोटेंशियल है, तो इसकी जगह भी V लिख दिया, उसकी जगह भी V और V3 की जगह भी V। अब ओवरऑल देखो ये V कैंसिल आउट हो गया हर जगह से, V आपका चारों पोजीशन से कैंसिल आउट हो चुका है। बचा क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन में, C1 प्लस C2 प्लस 3D एंड रेस्ट ऑफ द ऑल। मतलब आप जितने भी पैरेलल कैपेसिटर करोगे उन्हें डायरेक्टली ऐड करते जाना है, आपको आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। हमने सीरीज देखा, हमने पैरेलल देखा, चलो इनका एक कॉमन एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं सिंपल सा। आफ्टर दैट हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इनके स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं अपना पहला न्यूमेरिकल। ओके बच्चों, सपोज करो मेरे पास एक सर्किट है जिसके अंदर मैंने 10 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, ठीक है। इसके अंदर मैं 3 कैपेसिटर को करता हूँ, कनेक्ट करता हूँ यहाँ पे। चलिए 3 नहीं 4 कैपेसिटर लेते हैं, ठीक है। 4 कैपेसिटर लेते हैं, एक 1 माइक्रोफैराडे, दूसरा 2 माइक्रोफैराडे, तीसरा 3 माइक्रोफैराडे एंड चौथा 6 माइक्रोफैराडे का लेते हैं। ओके, लंबा क्वेश्चन थोड़ा। तो पहला केस 1 इस साइड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके अंदर मैं इन चारों को सीरीज में कनेक्ट करूँगा। एक, ये तो हो गई मेरी बैटरी, भाई बैटरी है ये, ठीक है, ये बैटरी है। 2 3 4 C1 C2 C3 and C4, they are all connected in series, ठीक है, C1 C2 C3 and C4। ओके, इसकी कैलकुलेशन करना कैसे है बच्चों, अगर आपको कैपेसिटर का फॉर्मूला याद हो गया तो अच्छी बात है, वरना याद रखना रजिस्टर का, क्योंकि हमने 10th के अंदर बहुत बनाए थे क्वेश्चन, तो जस्ट उसका अपोजिट, ठीक है। सीरीज के लिए क्या फॉर्मूला होगा, 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। ओके, मतलब 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। ओवरऑल अब क्या करेंगे, अब लेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम लिया तो आया 6, नीचे इन चारों नंबर का एलसीएम लेना है। 1 की टेबल में 6 बारी पे, मैं कैलकुलेशन अब कर दे रहा हूँ। 2 की टेबल में 6 3 बारी पे 3 आ गया, फिर यहाँ से 2 आ गया और यहाँ से 1। तो ओवरऑल जो मेरे पास 1/CS आया वो कितना है, 6 3 9 2 11 1 12 12/6 कटा तो आया 2। तो क्या 2 आंसर है, नहीं भैया ये गलती मत करना। 1/CS जो है वो है 2 माइक्रोफैराडे, तो CS क्या होगा, वो होगा 1/2 माइक्रोफैराडे, मतलब 0.5 माइक्रोफैराडे। समझ आ गई वैल्यू, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल गया आपका।
अब इस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की मदद से आप इस पे टोटल चार्ज भी फाइंड आउट कर सकते हो। टोटल चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल्स टू CV। एंड भैया पूरी वायर के अंदर Q चार्ज ही तो है जो घूम रहे हैं यहां से आगे। टोटल C आपको मिल चुका है 1/2 और पोटेंशियल आपको 10 मिल चुका है। तो टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज होगा आपका 5 कूलम, नहीं माइक्रो कूलम। याद रखना ये जरूर आपका वोल्ट में है लेकिन कैपेसिटेंस आपका माइक्रो फैराडे में चल रहा है, याद रहेगी ये चीज। चलो ये तो कर लिया हमने सीरीज के लिए। अब पैरेलल के लिए भी बहुत आसान है। पैरेलल में कैसा शो हो रहा होगा ये सर्किट, पैरेलल में कुछ इस तरीके से शो होगा, 1 2 3 और 4। ठीक है, अभी मैं ये सिंपलेस्ट सर्किट दिखा रहा हूँ। इतना सिंपल क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में कभी नहीं आएगा। ठीक है, जो पेपर में आने वाले क्वेश्चन है वो अभी इसके बाद कराऊंगा मैं। ठीक है, आपके चारों बन गए। इसे आप C1 C2 C3 एंड C4 करके रिप्रेजेंट कर दो। फॉर्मूला तो बहुत आसान है, पैरेलल के लिए तो डायरेक्ट ऐड करना होता है, तो सबको डायरेक्टली ऐड कर दो, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। ओके, अब इन चारों के ऊपर 1 2 3 6 6 3 9 9 2 11 और 1 12 माइक्रो फैराडे। एंड व्हाट इज द स्पेशल पॉइंट, अब एक पॉइंट याद रखना, हमेशा मैक्सिमम कैपेसिटेंस कब मिलेगी, जब आप पैरेलल के अंदर कनेक्ट करके रखोगे कैपेसिटर्स को। एंड मिनिमम कैपेसिटेंस कब मिलेगी, जब आप सीरीज में कनेक्ट करोगे उन्हें। ओके, इसके ऊपर बेस आपके क्वेश्चंस मिलेंगे इस तरह के। ठीक है, रजिस्टर में भी हम इसे पढ़ेंगे, वहां पे जैसे अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को सेम वैल्यूज के साथ पैरेलल भी सॉल्व करना सिखाया, सीरीज भी सॉल्व करना सिखाया। अब हम अपने ऐसे न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए चलो बच्चों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब पहले क्वेश्चन के अंदर तो हमने सिंपली सॉल्व कर लिया था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, एज यू कैन सी ये 2009 के अंदर आ भी रखा है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके इसी क्वेश्चन के अंदर कवर हो जाते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसलिए ध्यान से देखना। ठीक है, देखो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो सबसे पहली चीज़ क्या सीखनी है, इस सर्किट को पहचानना कि इसमें पैरेलल में कौन है और कैपेसिटेंस में कौन है। अगर आप एक अच्छा सा सर्किट ड्रॉ कर लेते हो ना तो कैपेसिटेंस में आपका 20 to 30% वर्क हो जाता है, फिर आपको सॉल्व करना आना चाहिए बस। देखिए मैं कैसे ट्राई करता हूँ इसे, मैं मेनली पहले एक बैटरी बना ली, ये मेरी बैटरी बन गई। अब मैं एक करके आपको पॉइंट डिनोट करता जाऊँगा। मान लो ये मेरा सर्किट गया, ठीक है, अब ये है मेरा ए पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक मैं अपने ए पॉइंट पे पहुँच चुका हूँ, बिल्कुल सीधी तार जा रही है विदाउट एनी डिवीजन, वही किया मैंने। इसके बाद ये दो तरफ तार डिवाइड हो गई, तो मैं भी अपने तार को डिवाइड कर देता हूँ, ए और बी में डिवाइड हो गया मेरा तार। इसके बाद क्या किया गया, अब ए वाले पे देखो C1 मिल रहा है और उसके बाद C2 भी जा रहा है, एक वायर के ऊपर C1 भी है और C2 भी है। ओके बिल्कुल सही, चलो यहाँ तक आ गया मैं। उसी ए से दूसरे रास्ते पे जाने पे C3 मिल रहा है, दूसरे रास्ते पे C3 मिल रहा है। उसके बाद ये दोनों तरफ से जाके इस पॉइंट पे आके दोबारा से मिल जाते हैं, मतलब ऐसे आके फिर से मिल गए बी पॉइंट, ऐसे कुछ बना ना। उसके बाद ये जाके फिर से बैटरी से जुड़ गया। मतलब आपको सिर्फ ये देखना है कहाँ पे मेरा तार टूट रहा है और कहाँ पे दोबारा जाके जुड़ रहा है। समझ आ गया ये? चलो सर्किट तो कंप्लीट हो गया। अब ये थोड़ा आसान लग रहा है देखने में। हम बता सकते हैं C1 और C2 आपस में पैरेलल सीरीज में है और C3 इन दोनों के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब हमेशा सॉल्व ना छोटे छोटे पार्ट में करा करो। जैसे सबसे पहले इसे सॉल्व करो, क्योंकि ये दोनों पहले एक स्मॉल सर्किट बना रहे हैं, उसके बाद ओवरऑल इसके साथ सॉल्व करो। ठीक है, ताकि आपको एक एक करके यहाँ पे सॉल्व करके आंसर आता जाए। चलो मैं करके दिखाता हूँ। सबसे पहले C1 एंड C2 आर इन सीरीज, और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है ना, C1 और C2 का इक्विवेलेंट, इसको मैं C डैश से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो C डैश की वैल्यू कितनी होगी, चलो C डैश की वैल्यू कैलकुलेट करें। क्योंकि सीरीज में है तो 1/C डैश इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। C1 और C2 C3 तीनों की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे मैं ले सकता हूँ 1/6 प्लस 1/6, 2/6 हो जाएगा, कटेगा 3/2। C डैश की वैल्यू जो आएगी मेरी वो आएगी 3 माइक्रो फैराडे। ओके हो गया ये तो कंप्लीट।
ठीक है, सी डैश की वैल्यू मेरी आ चुकी है, मतलब अब मेरे पास सर्किट थोड़ा रिजॉल्व होकर कुछ ऐसा आया। ए पॉइंट है, ए पॉइंट से दो पार्ट में डिवाइडेड है, जहां C1 और C2 का सीरीज सॉल्व करके मुझे एक सी डैश मिला है और नीचे की तरफ C3 है। ये मैंने सॉल्व करके बना दिया दोनों का, ठीक है, सी डैश, इन दोनों को सीरीज वाला पार्ट सॉल्व कर दिया। अब ये दोबारा से कनेक्टेड है नीचे। अब सी डैश और C3, सी डैश एंड C3 आर इन पैरेलल, और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा सी इक्विवेलेंट से। फाइनली यही नाम यूज करना हमेशा, क्योंकि इसके बाद तो आपका कोई और है ही नहीं, ठीक है। तो सी इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाएगा? सी इक्विवेलेंट निकाला जाएगा सी डैश प्लस C3। बच्चों जब पैरेलल में होता है तो डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, याद है ना। सी डैश की वैल्यू निकली 3 और C3 की वैल्यू कितनी है 6, तो टोटल आपका 9 माइक्रो फैराडे आ चुका है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो भैया एक पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल गया हम लोगों को। चलो एक और चीज करके देखते हैं। अब हम लोग जरा एनर्जी पहले जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि एनर्जी कैलकुलेट करना आसान है। कैसे भाई? एनर्जी के 3 फॉर्मूले, सबसे आसान वाला चुनो, हाफ CV²। कौन सा वाला सी यूज करोगे? टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वाला। ओके, कितना है 9, और V क्या है आपका? V है आपका पोटेंशियल, किसका? बैटरी का पोटेंशियल। ओवरऑल बैटरी की पोटेंशियल इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकती कोई और। कितनी है बैटरी की वैल्यू? 12, तो 12 का स्क्वायर 144, 144 2 से कैंसिल आउट हुआ तो आया 72, 72 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आएगा लगभग 648 जूल। जूल आएगा, माइक्रो जूल, क्योंकि अभी भी आपका जो कैपेसिटेंस है वो किस में चल रहा है? माइक्रो वाली क्वांटिटी में चल रहा है, ठीक है। तो दो चीज़ें फाइंड आउट हो गई मेरी, 648 माइक्रो जूल। ओके, नाउ द लास्ट थिंग इज चार्ज। अब ये चार्ज बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए कैसे, मान लीजिए मेरा सर्किट है, मैं आपको अभी सही से दिखाता हूँ इस चीज़ को ज़रा। देखिए ये मेरा सर्किट है, यहाँ पे ये Q चार्ज आ रहा था मेरा ट्रेवल करता हुआ। ये Q चार्ज किसके बराबर होगा? ये Q चार्ज होगा C इक्विवेलेंट, मतलब टोटल कैपेसिटेंस इनटू में टोटल वोल्टेज। लेकिन ये चार्ज यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, उसके बाद दो पार्ट में डिवाइड हो गया, Q1 पार्ट एंड Q2 पार्ट। अब C1 और C2 से तो ये Q1 चार्ज ही जा रहा है, जबकि C3 से कौन सा चार्ज जा रहा है? Q2 चार्ज। तो हमें बस यही वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी? Q1 और Q2 की। करें फाइंड आउट पैरेलल के कॉम्बिनेशन में। अभी अभी हम लोगों ने देखा था क्या? Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। वैल्यू पुट करो, आपके आंसर फाइंड आउट हो जाएंगे। चलिए करना देखिए कैसे है। मैं वैसे इस वाले सर्किट को यूज करता हूँ, ये वाला ज़्यादा आसान है, ठीक है, क्योंकि C1 और C2 दोनों से Q1 पास हो रहा है। C डैश पे Q1 चार्ज है मान लीजिए, और C3 पे Q2 चार्ज। ओके, टोटल चार्ज है Q। अब इनकी वैल्यू निकालते हैं। Q की जगह लिख सकता हूँ मैं C इक्विवेलेंट इंटू में टोटल पोटेंशियल। Q1 पे कितना होगा? C डैश इंटू में टोटल पोटेंशियल। वैसे इतना करने की भी जरूरत नहीं, आपके पास सारी वैल्यू ऑलरेडी है, तो आप इसे और आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे, Q1 की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? देखिए कैसे, Q1 की वैल्यू यहाँ पे कैसे निकलेगी? C डैश इंटू में टोटल वोल्टेज। और Q2 की वैल्यू कैसे निकलेगी? C3 इंटू में टोटल वोल्टेज। भैया पैरेलल में कनेक्टेड है ना, और जब पैरेलल में कनेक्टेड होता है सर्किट तो आपकी पोटेंशियल सेम रहती है, याद रखना हमेशा। तो जो पोटेंशियल बैटरी का है वही पोटेंशियल इस पार्ट का भी होगा, वही पोटेंशियल इस पार्ट का भी होगा, क्योंकि ये आपस में पैरेलल में है। इस पे भी कितना? 12 वोल्ट, और इन पे भी मिला के कितना? 12 वोल्ट। ओके, चलिए देखते हैं। तो भैया Q1 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? चलिए देखते हैं फिर Q1 की वैल्यू कितनी निकलती है। C डैश कितना निकला था मेरा? 3 माइक्रो फैराड है, 3 इंटू में 12, तो आ गया मेरा 36 माइक्रो कूलम। ओके, Q2 कितना निकलेगा? Q2 इसी तरह मेरा निकलेगा 6 इंटू 12, मतलब 72 माइक्रो कूलम। तो
Q2 इसी तरह मेरा कितना निकलेगा, 6 × 12 इक्वल्स टू 72 माइक्रो कूलम। सारी चीज़ें फाइंड आउट हो गई। देखिए हमने क्या क्या फाइंड आउट कर लिया, हमने यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट किया, फिर उसके बाद एनर्जी फाइंड आउट की, फिर हमने उनकी कैपेसिटेंस की मदद से, क्योंकि पोटेंशियल बराबर था, तो तीनों पॉइंट के ऊपर चार्ज फाइंड आउट किया। Q1 की वैल्यू कितनी निकल के आई, 36 माइक्रोकुलम, मतलब C1 के ऊपर भी इतना ही चार्ज आ रहा होगा 36 माइक्रोकुलम का, और C2 के ऊपर भी। और Q2 के ऊपर कितना चार्ज था, 72 माइक्रोकुलम, तो C3 से कितना चार्ज पास आउट हो रहा होगा, 72। मैं अगर यहाँ ये तीनों वैल्यू मेंशन करूँ तो आप लिख सकते हो 36, 36 एंड 72 माइक्रोकुलम। ओके, ये हो गए आपके तीनों पार्ट। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और हो सकता है आपके इस बार के पेपर में पूछा जाए। हाँ तो बच्चों, चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे जो सर्किट है आपको ये ऑलरेडी रिजॉल्व करके दिया गया है, ठीक है। ये भी मुझे एक बड़ा मजेदार क्वेश्चन लगा था, ये इसलिए मैं लेके आया। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आप लोगों को अगर अब ये सर्किट सॉल्व करना आ गया है तो ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान है। मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है, सर्किट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके सॉल्व करो, ठीक है। जैसे सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ पे क्या चल रहा है, ये सबसे पहले इसका ये पार्ट सॉल्व करो, उसके बाद ओवरऑल इसे सॉल्व करो, फिर ये पूरा का पूरा C5 के साथ पैरेलल में है, फिर इसे सॉल्व करो, ठीक है। चलिए स्टेप 1 देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा, C2 एंड C3 कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्टेड है, ओके। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा उसे मैं C डैश से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। C डैश की वैल्यू कितनी निकलेगी मेरी, C2 + C3 मतलब 7 + 3 10 माइक्रोफैराडे। चलिए पहला पार्ट हो गया। अगला पार्ट में देखते हैं थोड़ा सा बड़ा सर्किट। अब इसी सर्किट को हमने और बड़ा किया, ठीक है। तो बड़ा करने पे हम क्या पा रहे हैं कि अब हमारा C1, ठीक है, इस वाले पार्ट को देख रहे हैं अब हम, ठीक है। तो C1, उसके बाद C2 C3 का जो कॉम्बिनेशन सॉल्व करके आया है C डैश, C1 C डैश एंड देन C4, ये तीनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। इनका जो इक्विवेलेंट है उसे मैं नाम देता हूं C डबल डैश। तो 1/C डबल डैश क्या होगा, 1/C1 + 1/C डैश + 1/C4। वैल्यूज पुट करिए, 1/10 + 1/, ये भी 10 ही निकल के आया आपका, और C4 कितना है, 1/15। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा ओवरऑल तो मेरा 30 आएगा एलसीएम लेके। इट मीन्स 3 + 3 + 2 मतलब 8/30, ओके। इसका ऑपोजिट रेसिप्रोकल मिलेगा मुझे। रेसिप्रोकल क्या आएगा, C डबल डैश की वैल्यू आएगी 30/8। चलिए ये तो हो गया 30/8 C डबल डैश की वैल्यू। अगर मैं इसे पॉइंट में लूँ तो पॉइंट में आएगा मेरा 3.75, ठीक है, 3.75 माइक्रोफैराडे। ये मेरा C डबल डैश आया। मैंने इन चारों को सॉल्व कर लिया। इन चारों का जो सॉल्व करके बना वो था मेरा C डबल डैश। अब अगर मैं इस सर्किट को दोबारा से ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा बनेगा। ये एक बार सर्किट नीचे गया जहां Z है, और एक बार ऊपर गया जहां इनका इक्विवेलेंट है C डबल डैश, ओके। अब ये आपस में कैसे में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। तो इनका जो इक्विवेलेंट होगा उसको मैं नाम देता हूं C इक्विवेलेंट। और C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, C डबल डैश + Z। ये मैं स्टेप 3 में डाल देता हूँ। चलो यहाँ पे देखो, अब मेरा जो Z है और C डबल डैश है, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इनका इक्विवेलेंट मैं C इक्विवेलेंट से रिप्रेजेंट करता हूँ। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C डबल डैश + Z। C डबल डैश की वैल्यू 3.75 + Z माइक्रोफैराडे। अब मुझे इस Z की वैल्यू निकालनी है। मुझे क्या दिया गया है, जरा उस चीज पे ध्यान दो। मुझे एनर्जी दी गई है, तो एनर्जी का फॉर्मूला लगाओ और अपना आंसर कैलकुलेट कर लो। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, 1/2CV²। भैया यही क्यों, क्योंकि आपको पोटेंशियल यहाँ पे बहुत आराम से दे रखा है। यू जस्ट नीड टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड फाइंड आउट द आंसर, ओके। लेट मी सब्स्टिट्यूट 1/2 ही रह गया। यू की वैल्यू मैं अभी चलो दूसरी साइड सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। C की वैल्यू 3.75 + Z V² मतलब
2000 वोल्ट का स्क्वायर। ओके, तो 4 इंटू 10 की पावर 4 ले लो। माइक्रो जूल मतलब 160 इंटू 10 की पावर -3 जूल। ओके, अब लग रहा होगा कि यहाँ पे ये तो आसानी से कट जाएगा, बट इसमें एक गलती हो रखी है। कोई बता सकता है वो क्या गलती है? वो गलती है कि मेरी एनर्जी जो थी वो माइक्रो जूल उसमें थी। सॉरी 1 सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे एनर्जी मिली जूल में थी, तो मैंने इसे 160 इंटू 10 की पावर -3 कर दिया, बट मैंने किसे चेंज नहीं किया। यहाँ पे देखिए ये अभी भी माइक्रो फेरेड में ही मैंने सब्सिट्यूट कर रखा है। इसके भी तो 10 की पावर -6 आने चाहिए ना। इसका मतलब ये पूरा गलत है। सही क्या होगा? सही ज़रा मैं नीचे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। 1/2 इंटू 3.75 प्लस z। देखिए बिल्कुल सेम टू सेम लिखा, लेकिन इसका माइक्रो फेरेडे को भी ऐसा यूनिट में चेंज करने के लिए 10 की पावर -6 दूंगा मैं। फिर आगे बढ़ा 4 इंटू 10 की पावर 4, और ये सब किसके बराबर होगा? ये सब बराबर होगा मेरा 160 इंटू 10 की पावर -3 के बराबर। चलिए अब देखते हैं क्या चीज़ें कैंसिल आउट होती हैं। फिर इनको अगर सॉल्व करके वैल्यू निकालूंगा z की, तो मेरी यही वैल्यू आएगी 4.25 माइक्रो फेरेडे। ओके, तो चलो बच्चों, मैंने वो स्टेटमेंट अपने दूसरे पेज के ऊपर लिख ली है। अब यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कंटिन्यू करते हैं। 4 से 2 कैंसिल आउट किया, 2 बचा। 2 से 160 कैंसिल आउट हुआ, 80 बचा। 10 की पावर -6 से 10 की पावर -3 कैंसिल आउट हुआ, 10 की पावर -3 बचा इधर। और 10 की पावर -3 को 10 की पावर -4 से किया। चलो पहले लिख लेते हैं थोड़ा बहुत। यहाँ पे 80 बचा हुआ है, यहाँ 3.75 प्लस z इंटू में 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर 4, तो 10 बचा है केवल, या 10 की पावर 1 लिख सकते हैं आप लोग। ये 10 से ये कट जाएगा 0, सिर्फ 8 बचेगा। तो 8 इक्वल्स टू 3.75 प्लस z, एंड z की वैल्यू कितनी आई फिर? 8 माइनस 3.75, z की आपकी ओवरऑल वैल्यू है 4.25। ओके, एंड बिकॉज आपके कैपेसिटेंस माइक्रो फेराडे में ही चल रहे हैं, इसलिए आपका जो जो आपका z वाला कैपेसिटेंस है, इसकी वैल्यू भी कितनी है? 4.25 माइक्रो फेराडे। आपका आंसर निकल गया। क्लियर हुआ सभी लोगों को? क्वेश्चन के अंदर एक ही चीज सीखनी थी, कैसे आप पार्ट बाय पार्ट करके किसी सर्किट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। लेट्स मूव टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले किया था। आपको C1, C2, C3 एंड C4 गिवन है, वेयर दीज 3 आर इन सीरीज, वेयर एज दिस C4 इज इन पैरेलल विद दीज 3। मतलब पहले आप क्या करेंगे, इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए इन तीनों का सीरीज निकालेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा उसको इसके साथ पैरेलल में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इन तीनों का सीरीज निकालिएगा, उसके जो आंसर है उसे C' मानिएगा। C' को C4 के साथ पैरेलल में आप सॉल्व करेंगे, आपको अपना इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस फाइंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको चार्ज ऑफ ईच कैपेसिटर निकालना है। वो आप कैसे निकालेंगे? Q इक्वल्स टू CV, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप लोग निकाल ही लेंगे। उसके बाद पोटेंशियल आपको गिवन है 500 वोल्ट। नाउ यू कैन सॉल्व दिस। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को इसलिए मैं होमवर्क के लिए देता हूँ, ये वाला आप लोग खुद करिए और कमेंट में इसका आंसर बताइएगा क्या आ रहा है आप लोगों का। ठीक है, हम लोग तब तक थोड़ा तो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन रीड करें। इसके अंदर बोला गया है कि जो नेट कैपेसिटेंस है हमारा 3 कैपेसिटर्स का, जो कि आइडेंटिकल है, मतलब कैपेसिटेंस तीनों के ऊपर इक्वल है। ठीक है, उनका सीरीज के अंदर ओवरऑल कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1 माइक्रो फैराडे आ रहा है। तो उनका नेट कैपेसिटेंस पैरेलल के केस में क्या होगा? उसके बाद उनका एनर्जी का रेशियो भी बताना है आपको। चलिए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास जो 3 कैपेसिटर हैं, मुझे बोला गया है वो आइडेंटिकल है, तो मैं इन तीनों को ही C मान लेता हूं। अब बोला गया था वो सीरीज में कनेक्टेड है, पहले यही बोला गया ना, सीरीज में कनेक्टेड है। इसका मतलब 1/C, ठीक है, 1/C प्लस 1/C, इसकी ओवरऑल वैल्यू से ही हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा सीरीज का। और ये जो वैल्यू हमें दे कितनी रखी है, ये हमें दे रखी है 1। ओके सही है, तो ओवरऑल 3/C आ गया मेरा, इज इक्वल टू 1। C की वैल्यू कितनी आ गई? 3 माइक्रो फैराडे। ये हमारी एक कैपेसिटेंस की वैल्यू निकल चुकी है, कितनी? 3 माइक्रो फैराडे। ये भी 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है। अब हमें इसका पैरेलल में कॉम्बिनेशन चाहिए। व्हेन दे विल बी कनेक्टेड इन पैरेलल,
ये कुछ इस तरीके से होगा, 3 3 3। और सॉल्व कैसे किया जाता है पैरेलल के लिए, C1 प्लस C2 प्लस C3 डायरेक्टली एडअप कर देना है। तीनों की वैल्यू 3 प्लस 3 प्लस 3, ओवरऑल आपका आंसर आया 9 माइक्रो फैराडे। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, जब पैरेलल में करते हैं तो आपको मैक्सिमम आपका कैपेसिटेंस मिलता है, वेयर एज इन द सीरीज आपको आपका मिनिमम कैपेसिटेंस मिलता है। चलिए ये चीज़ तो हो गई। अब हमें करना है एनर्जी का रेशियो। तो बच्चों ये भी बहुत आसान है, एनर्जी इन सीरीज अपॉन में एनर्जी इन पैरेलल, 1/2 CV² अपॉन में 1/2 CV²। लेकिन यहाँ पे जो कैपेसिटेंस होगा वो सीरीज वाला होगा, यहाँ पे पैरेलल वाला। अब इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने के लिए पहले मैं एक बात बता दूं कि मैंने यही फॉर्मूला क्यों चुना। ऐसा नहीं है यहाँ पे कि मैं कोई सा भी क्वेश्चन उठा सकता हूँ, कोई सा भी फॉर्मूला यहाँ पे पुट अप कर दूं। इसमें एक लास्ट वर्ड लिखा हुआ है, दे आर कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। एंड इफ दे आर कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, मतलब यहाँ पे जो बैटरी है अगर वो दोनों के लिए सेम है, इसका मतलब उनका पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा, इट इज इक्वल। अब जब इक्वल है तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, 1/2 भी कैंसिल आउट हो गया। तो US ओवर UP जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो होगा इनका, वो किसके बराबर होगा, CS ओवर CP के बराबर। CS की वैल्यू 1 है और CP की वैल्यू 9, तो आपका आंसर क्या हो गया 1/9, और यू कैन से 1:9। दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ आ गया? 2011 का क्वेश्चन था, दैट वाज नॉट दैट मच डिफिकल्ट। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप जल्दी से कर लेंगे सभी लोग, ठीक है। देखिए आंसर सारे साथ साथ करते चलिएगा, ट्राई करिएगा, इसलिए मैंने पहले यहाँ पे क्वेश्चंस लिख रखे हैं। अगर किसी को क्वेश्चन खुद ट्राई करना हो तो पहले वीडियो को पॉज कर लिया करो, क्वेश्चन को करा करो, देन आगे बढ़ा करो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक्चुअली हम लोग एक सर्किट के बारे में सीखने जा रहे हैं। मैं आप लोगों को पहले वो डायग्राम दिखाता हूँ, देन समझाता हूँ। चलो बच्चों देखो, इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली मुझे आप लोगों को ये सर्किट दिखाना है। ये सर्किट बड़ा स्पेशल है, क्यों? इसे कहा जाता है व्हीटस्टोन अरेंजमेंट, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट। ये आप लोगों को वैसे नेक्स्ट चैप्टर 3 के अंदर दिखेगा, तब मैं आप लोगों को समझाऊंगा यहाँ पे जो इसके प्रिंसिपल वगैरह है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट यहाँ पे सिर्फ उसकी अरेंजमेंट का यूज़ किया गया है। अब इसकी अरेंजमेंट में ऐसा स्पेशल क्या है, देखिए ये एक्स पॉइंट है, ये वाई पॉइंट है, इसके बीच में अगर ये सर्किट मेरे को सिंप्लीफाई करके बनाना हो तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, ड्राइंग अच्छी नहीं बनी। देखिए ऐसा भी दिखेगा काइट जैसा, एक बीच में लगा होगा और 4 उसके किनारे पे। ओके, अब इसमें होगा क्या, इसमें जो ये बीच वाला कैपेसिटेंस है ना, ये यूजलेस है, मीन्स यू कैन डायरेक्टली इग्नोर दिस वन। अब आप इसे इग्नोर कर दोगे तब सर्किट कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा, 1 2 3 4। अब ये सर्किट आसान हो गया पहले के मुकाबले। ऐसा होता क्यों है, बिकॉज यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा होता है ना वो 0 होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसे A पॉइंट मानूं, इसे B पॉइंट मानूं, तो इन दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होता। अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे हमें क्या मिला, सर्किट ज़रा ध्यान से देखो, बीच वाला आपका कैपेसिटेंस जो था इसे आपने कैंसिल आउट कर दिया, तो आपको कुछ इस तरीके का सर्किट मिला एक्स और वाई के बीच। अब इस कॉम्बिनेशन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे, चलो मैं इसको अच्छे से एक और बार बना के दिखाता हूँ। ये देखिए आपका सर्किट ऐसा तैयार हो गया। अब यहाँ पे बोला गया है कि हर एक कैपेसिटर आपका 1 माइक्रो फैराडे का है, ठीक है, हर एक आपका 1 माइक्रो फैराडे का है। सबसे पहले इन दोनों का सीरीज सॉल्व किया जाएगा, फिर इन दोनों का सीरीज सॉल्व किया जाएगा, और फिर उन्हें आपस में पैरेलली सॉल्व कर लिया जाएगा। चलिए मैं इसको जल्दी से कर देता हूँ, बिकॉज आंसर तो अब आप लोग निकाल ही लेंगे। इसका सीरीज सॉल्व होगा तो आएगा मेरा 1/2, आप सॉल्व करके देख लेना 1/2 ही आएगा, ठीक है। 1/c = 1/1 + 1/2 है ना, तो ऊपर 2 आ जाएगा, अपोजिट हुआ 1/2 निकल के आ जाएगा यहाँ आपका आंसर। सिमिलरली नीचे वाले का भी 1/2 आएगा, ओके। एंड देन जब इनका पैरेलली सॉल्व करेंगे तो c = c1 + c2 होता है, एड अप हो जाएगा 1/2 + 1/2। आई होप इतना अभी तक आप लोगों ने
सॉल्व करना सीख लिया हो, तो ओवरऑल आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी कितना आएगा, 1 माइक्रो फैराडे। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है बच्चों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग है इस डायग्राम को समझना, ठीक है। आपके सामने जो ये डायग्राम है इसे अच्छे से समझ के रखिएगा। ये होता है आपका व्हीटस्टोन अरेंजमेंट, ओके। एक बार यहाँ पे आपका कैपेसिटेंस निकल गया 1 माइक्रो फैराडे, देन उसके बाद आप चार्ज इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, Q इक्वल्स टू CV, ओके। अब C अगर आपका 1 निकला है, वोल्टेज आपको 6 वोल्ट दे रखी है, तो चार्ज कितना हो गया 6 माइक्रो कूलम, बिकॉज ये माइक्रो फैराडे है, ओके। सिमिलरली अब अगर आपको एनर्जी कैलकुलेट करना हो तो एनर्जी के लिए क्या करेंगे, 1/2 CV स्क्वायर, हाफ C कितना है 1, V स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 डिवाइडेड बाई 2 18 माइक्रो जूल, बिकॉज हेयर कैपेसिटेंस आपका अभी भी किस में है, माइक्रो फैराडे में, ओके। अगेन आई एम रिपीटिंग 1/2 इंटू में 1 इंटू 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 डिवाइडेड बाई 2 18 माइक्रो जूल, ओके। तो आपका एनर्जी फाइंड आउट हो चुका है, आपका चार्ज भी फाइंड आउट हो चुका है।